हेलो माय व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट नावल डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी इम्पोर्टेंट नावल बाय जेन ऑस्टन, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, जिसको लिखा है जेन ऑस्टन ने। उसको आज हम डिस्कस करेंगे, उसके करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसकी कंप्लीट समरी को डिस्कस करेंगे। प्राइड एंड प्रेजुडाइस जेन ऑस्टन का नावल है। बिफोर गोइंग टू डिस्कस प्राइड एंड प्रेजुडाइस, सबसे पहले हम जेन ऑस्टन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ कब हुई और उसके मेजर वर्क्स क्या हैं। जेन ऑस्टन का ना सिर्फ ये नावल इम्पोर्टेंट है बल्कि और भी बहुत सारे इसके नावल इम्पोर्टेंट हैं। इसने प्राइड एंड प्रेजुडाइस लिखा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एम्मा, मैनिसफील्ड पार्क है, नॉर्थ एंगर अवे है, परसुएशंस है। ये सारे इसके बहुत ही फेमस नावल्स हैं, लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडाइस बहुत ज़्यादा फेमस नावल है। इसमें जो करैक्टर्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स के करैक्टर्स हैं। ये इसकी स्टोरी लव बेस पे है, मतलब फैमिली बेस पे है। फैमिली के बारे में डिस्कशन की हुई है। तो सबसे पहले इसमें हम करैक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से मेजर करैक्टर्स हैं और कौन कौन से माइनर करैक्टर्स हैं। इसमें काफ़ी सारे करैक्टर्स हैं, कुछ मेजर करैक्टर्स हैं, कुछ माइनर करैक्टर्स हैं। इनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसकी स्टोरी को डिस्कस करेंगे। मेजर करैक्टर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो करैक्टर्स आता है मिसिस बेनेट और फैनी बेनेट। मतलब ये एक ख़ानदान है, उसकी ये सरबराह है और मिस्टर बेनेट इस ख़ानदान का मेल में से सरबराह है। जेन बेनेट है, एलिज़ाबेथ बेनेट है, मैरी बेनेट है, कैथरीन बेनेट है, लेडिया बेनेट है। ये मियाँ बीवी हैं और उनके 5 बेटियां हैं और ये सारी स्टोरी उन्हीं के गिर्द घूमती है, उन्हीं 5 बेटियों के गिर्द। मतलब पहले बेटे का नाम जेन बेनेट, दूसरी का नाम एलिज़ाबेथ है, तीसरी का नाम मैरी बेनेट है, चौथी का नाम कैथरीन बेनेट है, कैटी भी कहते हैं, लिडिया बेनेट इसकी 5वीं बेटी का नाम है। उसके अलावा जॉर्ज विकम है, मिस्टर कॉलन है, चार्ल्स बेंगले है, फिटर्स विलियम डार्सी है। ये इसमें मेल करैक्टर्स हैं। और माइनर करैक्टर्स में और सारे भी करैक्टर्स हैं। जॉर्जिनिया डार्सी है, मिसिस रेनोल्ड्स है, कॉलोनियल फिट्स विलियम है, लेडी कैथरीन है, डी बर्ग है, जॉर्ज विकम है, सर विलियम एंड लेडी लुकस है। तो और भी इसमें माइनर करैक्टर्स हैं, लेकिन मेजर करैक्टर्स में आलमोस्ट 8 to 10 है जो स्टोरी का की रोल अदा करते हैं, जिसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टोरी है। तो आइए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडाइस का मतलब तकब्बुर व तअस्सुब जेन ऑस्टन का एक मशहूर नावल है। जेन ने इस नावल का नाम फर्स्ट इम्प्रेशन रखा, मगर जेन की मौत के बाद पब्लिशर ने इसको बदल कर फर्स्ट इम्प्रेशन रख दिया। कहानी का बुनियादी मौजू रिश्तों और शादियों के मसाइल के गिर्द घूमता है। तमाम तर कहानी मिस्टर बेनेट की 5 बेटियों की शादी के गिर्द घूमती है। जेन ये बताती है कि शादी भी एक बहुत बड़ा मसला है। इस मकसद के लिए वालिदैन बहुत परेशान होते हैं और अक्सर मामलात बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं जब लड़कियों की उम्र बढ़ने लग जाती है। मतलब ये जो टोटली स्टोरी है, ये टोटली स्टोरी शादियों पे बेस करती है। मिस्टर बेनेट इस फैमिली का सरबराह है, इसकी 5 बेटियां हैं और उसकी बेबी मिसिस बेनेट इस वजह से परेशान है कि उनकी बेटियों की उम्र ज़्यादा हो रही है, उनको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। तो इस कहानी में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। कहानी का आगाज़ एक गांव हर्टफोर्ड शायर से होता है जो कि लंदन से 50 मील के फासले पर है। नावल का आगाज़ मिस्टर बेनेट के घर
लॉन्ग बॉर्न के इलाके से होता है और घर में मिसेस बेनेट ने अपने खामद को बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है। वो अपनी बेटियों की आखिर फ़िक्र क्यों नहीं करता। मिसेस बेनेट ये सोचती है कि उनकी मौत के बाद उनकी बेटियों का क्या बनेगा, क्योंकि इंग्लिस्तान के कानून के मुताबिक अक्सर किसी शख्स का बेटा ना हो तो उसकी जायदाद में उसकी बेटियों को कोई हिस्सा नहीं मिलता। ये वजह है कि मिसेस बेनेट अपनी बेटियों की शादी के बारे में मुसलसल परेशान रहती है। मिसेस बेनेट को ये इल्म होता है कि उनके हमसाये ने दरफील्ड के इलाके में अमीर आदमी मिस्टर बेंगले लंदन से इस इलाके में शिफ्ट हुआ है। मिसेस बेनेट अपने खामन से इस उम्मीद के साथ बहस करती है कि वो जाए उसे शख्स को घर में बुलाए ताकि उसकी एक बेटी का तो रिश्ता हो सके। मिस्टर बेनेट को इसकी बीवी बहुत तंग करती है और सूरज जाकर मिस्टर बेनेट को अपनी तरफ मदऊ करे। मतलब इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रहा है कि मिसेस बेनेट जो मिस्टर बेनेट की बीवी है वो इस वजह से परेशान है कि उसकी बेटियों का रिश्ता नहीं हो रहा, और वहाँ में कानून ये है कि अगर उनका कोई बेटा ना हो तो बेटियों को जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलता और उनकी जायदाद या प्रॉपर्टी किसी और के हिस्से में आ जाएगी। तो इसीलिए वो चाहती है कि उसकी बेटियों की शादी हो जाए। तो मिस्टर बेनेट उसी एरिया में जब रह रहे होते हैं तो मिस्टर बेंगले एक करैक्टर है इसमें, वो लंदन से आता है और उसकी बीवी सोचती है कि वो अपने खामन को भेजे उसके पास और वो उसको घर बुलाए ताकि एक बेटी का तो रिश्ता हो सके। मिस्टर बेनेट की 5 बेटी, जिसमें सबसे बड़ी जेन, दूसरे नंबर पर एलिजाबेथ, फिर कैटी, मैरी और लिडिया है। जेन बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली खुशमुख लड़की है। एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा रिजर्व और महदूद रहने वाली, जबकि कैटिया, मैरी और लिडिया बहुत ज़्यादा चंचल और प्लेयर लविंग लड़कियां हैं। मतलब उसकी 5 बेटियों के नाम है जेन, एलिजाबेथ, कैटी, मैरी और लिडिया। उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद मिस्टर बेनेट जाकर मिस्टर बेंगले को अपने घर आने की दावत देता था। बेनेट के ख़ानदान की मुलाकात मिस्टर बेंगले से एक रक्स पार्टी में होती है जो कि मिस्टर बेंगले की तरफ से दी गई है। रक्स की महफिल मैरीटन के इलाके में होती है। बहुत से लोगों को इसमें मदऊ किया गया है। मिस्टर बेंगले पार्टी में बहुत जल्द जेन में दिलचस्पी लेने लगता है और क्योंकि जेन बहुत मिलनसार होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी और हर एक से मुस्कुरा कर मिलती है। ये वजह कि बहनों में हर दिल अजीज़ है। इस महफिल में बेंगले एक मालदार मगर मगरूर दोस्त डार्सी भी मदऊ है। जब सब लोग कपल डांस कर रहे होते हैं तो डार्सी अकेला खड़ा दूसरी तरफ एलिजाबेथ की तना मौजूद है। बेंगले अपनी दोस्त डार्सी कहता है कि तुम एलिजाबेथ के साथ रक्स करो, तो डार्सी अपने मुतकब्बर आवाज़ में कहता है कि लड़की इतनी हैंडसम नहीं कि मेरा दिल इसके साथ रक्स करने को करे। ये अल्फाज नावल के मुनासबत से उसको प्राइड को ज़ाहिर करते हैं। मतलब इसी स्टोरी पे ही ये प्राइड वर्ड शो होता है। दूसरी तो एलिजाबेथ भी सुन लेती है और उसके ज़हन में डार्सी के खिलाफ प्रेजुडाइस पैदा होता है। यूँ नावल का नाम प्राइड एंड प्रेजुडाइस होता है। बहरहाल पार्टी सब बहुत कामयाब रहती है। मिसेस बेनेट बहुत खुश है, कम से कम उसकी एक बेटी तो कोई अच्छा रिश्ता हो नामुमकिन हो पाए। मिस्टर बेंगले की बहनें चार्लट और मिस हर्सर्ड भी जेन को पसंद करती हैं। एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा तस्वर करती हैं, हालांकि एलिजाबेथ अपनी ज़ात में गुम रहने वाले जो कि बहुत ज़्यादा रिजर्व है। इस पैरा में ये बताना चाह रहा है कि बेंगले की तरफ से एक पार्टी का एहतमाम किया जाता है और पार्टी में मिस्टर बेनेट की बेटियों को भी मदऊ किया जाता है। उस दौरान जब पार्टी चल रही होती है तो मिस्टर डार्सी जो बेंगले का दोस्त है वो कहता है कि वो एलिजाबेथ के साथ रक्स करे जो मिस्टर बेनेट की दूसरी बेटी है। तो डार्सी बहुत मगरूर आदमी है, वो इस चीज़ को लाइक नहीं करता, उसके साथ डांस नहीं करता। काफ़ी मेल मिलाप मालूमातों को ये चीज़ वाज़ह हो जाती है कि जेन और बेंगले दूसरे को पसंद करते हैं और ये बेंगले का खानदार भी जेन को पसंद करता है। एलिजाबेथ एक सहेली चार्लट लोकस भी है जो शादी के बारे में बड़ी अमली किस्म के नज़रिया रखती है। समझती कि जेन को मज़ीद खुलकर बेंगले के साथ अपनी वाबस्तगी का इज़हार करना चाहिए। जेन को सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि जेन और बेंगले एक दूसरे को लाइक करें और ताकि एक लड़की की तो शादी हो सके। जेन को नीदरफील्ड में रात के खाने पर बेंगले की ख़ानदान की तरफ से मदऊ किया जाता है। तब मिसेस बेनेट अपनी बेटी को बग्गी देने से इसलिए इनकार कर देती है
कि तूफ़ान मतवक्को है, अगर जेन बगैर बग्गी के जाएगी तो उस तरफ उसके नीदरफील्ड भी बेंगले के रात हाँ रहने के इम्कान बढ़ जाते हैं। ताहम रास्ते में ही बारिश होने की जाने की वजह से जेन को बुखार हो जाता है, इसलिए बेंगले की बहन बहुत जेन को वापस जाने से ज़बरदस्ती रोक लेती है, जो बेंगले के ख़ानदान के यहाँ क्या बढ़ जाता है। मतलब इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रहा है कि जेन को दावत पर मदऊ किया जाता है बेंगले ख़ानदान की तरफ से। वो वहाँ चली जाती है और उसकी मदर ये चाहती है कि ये वापस ना आ पाए और वहाँ ही रात को रह ले। उस दौरान जब तक जेन नीदरफील्ड में बीमार रहती है, एलिज़ाबेथ अपनी बहन की देखभाल में लगी रहती है, मगर इस अरसे में मिस्टर बेंगले का दोस्त डार्सी भी कई बार यहाँ आता है और उसकी तवज्जो मिसेस एलिज़ाबेथ की तरफ, मगर एलिज़ाबेथ डार्सी के मुतकब्बर की वजह से तवज्जो नहीं देती। मिस कैरोलिन डार्सी की एलिज़ाबेथ में दिलचस्पी बहुत जलती है, क्योंकि वो खुद डार्सी में दिलचस्पी, इसलिए एलिज़ाबेथ को निशान। मतलब इसमें बताना चाह रहा है कि जब जीन और उसकी बहन उधर बेंगले फैमिली में होती हैं तो डेफिनेटली बेंगले का दोस्त डार्सी है, डार्सी भी वहाँ आ जाता है, तो उनकी पहले एक दफ़ा मुलाकात हो चुकी होती है, इसीलिए वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से मिलने से इनकार करते हैं और एक दूसरे को जेलसी शो करते हैं। कुछ अर्से बाद मिसिस बेनेट उसकी छोटी बेटियां जेन की तरफ उसकी तीमारदारी के लिए आ जाती हैं। एलिज़ाबेथ अपने घर वालों को माकत बहुत ज़्यादा रान है, तब मिस्टर बेंगले जेन की तरफ के पुल बांध रहता है और जेन की तबीयत के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। जब भी जेन की सेहत हो एलिज़ाबेथ के साथ अपने घर वापस आ जाती है, मतलब उधर ही हैं वो सारे, वो बाकी लोग भी वहाँ चले जाते हैं और उसकी तीमारदारी के लिए वो, और बेंगले उनको वापस नहीं जाने देता। इस दौरान ये मालूम होता है कि फ़ौजी की रेजिमेंट करीबी इलाके में मैरीटाउन में फ़ौजी कैंप लगाए होते हैं। इस इलाके में मिस बेनेट की बहन मिस फिलिप रहती है। मिस फिलिप भी अपनी बहन मिस बेनेट की तरह अहमद खतून रेडिया और कैटी को मैरीटाउन में जाने का बहुत शौक़ है, लिहाजा अपनी खाला के यहाँ अक्सर जाने और उसके दौरान की उनकी मुलाकात फ़ौजन से होती है। फ़ौजी मिस्टर वेकम भी है। मिस्टर वेकम फ़ौजी अफसर है जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा चीज़ समझता है। मतलब इसमें एक और करैक्टर आ जाता है मिस्टर वेकम। मिस्टर बेनेट का एक कज़न मिस्टर कॉलिंस है जो कि मिसेस बेनेट की जायदाद का वारिस है। मिस्टर कॉलिंस एक खत के जरिए अपने जो ही कॉलिंस मिस्टर बेनेट के यहाँ पहुँचता तो ये राजा का तो उम्मीद है कि मिस्टर बेनेट के बेटे में से एक शादी कर ले। मिस्टर कॉलिंस एक पादरी है जो कि बहुत अहम से साना डार्सी की आंटी लेडी कैथरीन मिस्टर कॉलिंस के ऊपर सरपरस्त है। इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ती है। बेनेट की बेटियां और मिस्टर कॉलिन जब मिलकर मैरीटाउन के इलाके में अपनी आंटी की तरफ खाने पर जाते हैं, उनकी मुलाकात मिस्टर वेकम से होती है, जहां वो डार्सी से मिलते हैं। तब डार्सी और वेकम की मुलाकात बहुत ज़्यादा गैर खुशगवार किस्म की होती है। वेकम फ़ौरन एलिज़ाबेथ में दिलचस्पी का इज़हार करता है, वो कई दिन तक बोलते हैं। इन्हें गुफ्तगू के दरमियान वेकम बता देता है कि उनके डार्सी ख़ानदान से ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। वेकम एलिज़ाबेथ को बताता है कि डार्सी के बाप ने उसके बाप को जायदाद में से हिस्सा देने का अहद किया था उसको डार्सी ने पूरा नहीं किया, हत्ता कि डार्सी ने अपने बाप की वसीयत पर भी अमल करने से इनकार दिया। एलिज़ाबेथ जो कि पहले डार्सी की वजह से एलर्जिक हो जाती है, वेकम की तमाम तर बातों की जांच किए बगैर जूं को तुम मान लेती है। तमाम जेन वेकम की बातों में जूं को तुम मानने से इनकार कर देती है। वो मज़ीद ये कहते हैं वेकम किसी डार्सी के बारे में किसी गलत फहमी का शिकार है। मतलब इसमें एक नया करैक्टर आ जाता है मिस्टर वेकम जो कि एक फ़ौजी है। उसके बाद अपने वादे की तमील के लिए बेंगले नीदरफील्ड में एक रक्स पार्टी का एहतमाम करता है, जेन के साथ सारी शाम गुजारता है। यूँ उनकी एक दूसरे में दिलचस्पी वाज़ह हो जाती है। यूँ मिसेस बेनेट दोनों की शादी के बारे में सबको बता देती है। इन बातों को डार्सी भी सुन लेता है। इस शाम डार्सी एलिज़ाबेथ को अपने साथ रक्स करने के लिए कहता है और ना चाहते हुए भी एलिज़ाबेथ इसके इस ऑफ़र को मान लेती है। था वो समझ नहीं पाते कि डार्सी ने ऐसा क्यों किया। मिस्टर कॉलिंस भी इस पार्टी में अपनी तवज्जो एलिज़ाबेथ की तरफ रखता है और कोशिश करता है कि एलिज़ाबेथ के साथ रक्स करे। इसमें दो करैक्टर्स मज़ीद इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब मिस्टर कॉलिंस वो भी एलिज़ाबेथ के लिए ख्वाहिशात रखता है। उसके साथ डार्सी जिसने उसके साथ रक्स करने से इनकार किया था वो भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद अगले दिन मिस्टर कॉलिन एलिज़ाबेथ को शादी के लिए कहता है
ताहम एलिज़ाबेथ अपनी शर्मीली फितरत की वजह से गैर वाज़ेह किस्म का जवाब देती है। कॉलिन ये समझता है कि शायद वो शर्मा रही है, तभी ऐसा है। ताहम मिस्टर कॉलिन को इनकार कर देती है। एलिज़ाबेथ के इनकार के पर मिस्टर बेनेट बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। ताहम मिस्टर बेनेट खुश होता है कि एलिज़ाबेथ ने अच्छा किया। एलिज़ाबेथ से इनकार के बाद मिस्टर कॉलिन फौरी एलिज़ाबेथ के दोस्त शार्लेट में दिलचस्पी लेने शुरू कर देता है। शार्लेट को शादी के लिए कहता है और कॉलिन की दावत को कबूल कर देती है, क्योंकि शार्लेट समझती है शायद ऐसी शादी की बुनियाद पैसा और दौलत है। थॉमस का ये ख्याल मुकम्मल तौर पर गलत है, क्योंकि एलिज़ाबेथ उससे ख्याल को तस्लीम नहीं करती। वो शार्लेट पर तनकीद करती है और उसने मिस्टर कॉलिन का रिश्ता कबूल किया। मुझ पैसा ही शादी की बुनियाद नहीं, ताहम बामी मांगी और मोहब्बत शादी के लिए बुनियादी लाजमात में इसे शामिल है। तो इसमें भी ये बताने की कोशिश की गई है कि जब मिस्टर कॉलिन्स एलिज़ाबेथ से शादी से इनकार कर देता है, मतलब वो मिस्टर कॉलिन्स एलिज़ाबेथ को शादी के लिए प्रपोज़ करता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। तो वो मिस्टर कॉलिन्स उसकी दोस्त शार्लेट से शादी कर लेता है। उसकी पेशकश वो कबूल कर लेती है। बेंगले अपने कारोबार के सिलसिले में लंदन चला जाता है। बेंगले की बहनी और डार्सी भी लंदन की तरफ रवाना हो जाती है और कैरोलिन जेन को ख़त लिखती है कि बेंगले ने अपना ज़हन बदल लिया और कम से कम 6 माह तक नीदरफील्ड वापस नहीं आए। कैरोलिन ये भी जेन को ख़त में लिखती है कि शायद बेंगले डार्सी की छोटी बहन जॉर्जियाना से शादी करे। ये यूँ दोनों ख़ानदान का आपस में जोड़ा अच्छा रहेगा। जेन ये सब कुछ बढ़कर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उसका दिल टूट जाता है। एलिज़ाबेथ सोचती है कि डार्सी बेंगले की बहनों ने बेंगले को जेन के साथ चलने से हटाया। मतलब इधर इसमें कुछ तजादात पैदा हो जाते हैं और जो डार्सी की सिस्टर्स होती हैं उनकी प्लानिंग कुछ ठीक नहीं होती जेन के बारे में। एलिज़ाबेथ की आंटी और अंकल मिस्टर मिस गार्डनर्स लॉन्गबोर्न के इलाके में उनसे मिलने के लिए आते हैं। जेन के काम को देखते हुए जेन को लंदन चलाने की दावत देते हैं। एलिज़ाबेथ भी उम्मीद है कि जेन की सकता है यूँ मिस्टर बेंगले से मुलाकात हो जाए। मिसेस गार्डनर जब एलिज़ाबेथ और वेकम की कुर्बत देखती है तो एलिज़ाबेथ को वार्निंग देते हैं कि उस शख्स से शादी मत करे, क्योंकि वो एक तो गरीब और दूसरा अच्छा इंसान नहीं है। लंदन में जेन के साथ कैरोलिन बहुत बुरा सलूक करती है और बहुत सारी तनकीद भी करती है। वो समझती है कि बेंगले को पता है कि जेन लंदन आई है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, बेंगले को कुछ मालूम नहीं है। ताहम जेन ये समझती है कि अगर बेंगले को इसकी परवाह नहीं है तो उससे भी कोई परवाह नहीं। मतलब इसमें मज़ीद स्टोरी का ट्विस्ट कायम होता है और ख़ानदान में डिफरेंट किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं। मैरीटाइन के इलाके में वेकम अचानक एलिज़ाबेथ अपनी तवज्जो हटाकर मिस गैंग की तरफ कर लेता है। मिस गैंग ने इसलिए कुर्बत अख्तियार करता है क्योंकि मिस गैंग को अपनी विरासत में से 10,000 पाउंड मिलने। मिस्टर कॉलिन शार्लेट से शादी करने के बाद लंदन करीबी इलाके लेडी कैथरीन के साथ शिफ्ट हो जाता है। मतलब इसमें जो मैरीटाइन का इलाका फेमस है उसकी बातें हो रही हैं और वेकम एलिज़ाबेथ से तवज्जो हटा के वो मिस किंग से शादी करने लग जाता है क्योंकि वो एक अमीर लड़की है। कॉलिन्स के यहाँ रहते हुए एलिज़ाबेथ और दूसरे लोगों को मुसलसल रोजंग के इलाके में मदऊ किया जाता है। ये इलाका लेडी कैथरीन की जायदाद है। लेडी कैथरीन बहुत ज़्यादा गुस्सैली और गलबा रखने वाली खातून है। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। मिस्टर डार्सी उसका कज़न कॉलिन फिट्ज़विलियम बिरोंग आ जाते हैं। एलिज़ाबेथ कर्नल फिट्ज़विलियम में काफ़ी गुफ्तगू होती है। मज़ीद इसमें स्टोरी चलती रहती है। मतलब इसमें रोंग इलाके की डिस्कशन है। रोंग में क्याम को दराने के बाद फिर डार्सी एलिज़ाबेथ से मिलने के बहाने है। उसके बाद एलिज़ाबेथ से कहता है कि एलिज़ाबेथ से की गुर्बत के बावजूद शादी करना चाहता है। डार्सी की इस कदर मुतकब्बराना गुस्सा सुनकर एलिज़ाबेथ सख्त से इनकार कर दिया। डार्सी की इस तरफ बदखिलाफ़ रवैया करने का बराबर लगा। डार्सी को जेन की खुशी तबाह करने का जिम्मेदार करार देती है। वेकम को धोखा देने का भी जिम्मेदार करार देती है। डार्सी एलिज़ाबेथ के इनकार के बाद बहुत हैरत के आलम में चला जाता है। इसमें ये बताना चाह रहा है कि डार्सी फिर एलिज़ाबेथ को शादी के लिए कहता है, लेकिन वो ये समझती है कि जेन के तल्लुकात ख़राब करने में डार्सी का ही हाथ है, क्योंकि डार्सी उसका दोस्त है, इसलिए वो उससे भी शादी करने से इनकार कर देती है। अगले दिन एलिज़ाबेथ की सैर के दौरान डार्सी वहाँ जाता है
और उसको एक खत देता है। उसके बाद वो फ़ौरन वापस चला जाता है। एलिज़ाबेथ कई बार उस खत को पढ़ती है। इस लेटर में कई एक चीज़ों की वजाहत की गई है। पहले तो वो सवाल का जवाब देता है जो उसने बेंगले को जेन से शादी करने से हरगिज़ नहीं रोका, बल्कि जेन और उसके बेनेट फैमिली का कसूर है। वो बेंगले को अपने हाथ में काम करने में नाकाम रहे। इसके साथ वो वेकम की कहानी का अपना रुख भी बताता है। अपनी मौत से पहले डार्सी के बाप ने डार्सी से कहा था कि वो वेकम को कोई रोज़ी का ज़रिया फराम करे, मगर शर्त वेकम चर्च में पादरी का शोबा इख्तियार करे। ताम वेकम हरगिज़ भी चर्च में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने डार्सी से कहा उसे कानून की तालीम के लिए 3000 पाउंड रकम दे, जो उसकी वसीयत की खुली खिलाफ वर्जी थी। गर्चा वेकम को 3000 पाउंड दिए गए, जो उसने अपनी ऐश-ओ-इश्रत पर खर्च कर दिए और मज़ीद पैसों की डिमांड की। मगर जब उसको ये पैसे देने से इनकार किया गया तो वेकम ने डार्सी की बहन जारिना अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। इससे पहले कि वो जॉर्जियाना को भगा कर ले जाता, डार्सी ने मुदाखलत की और अपनी बहन जॉर्जियाना की इज़्ज़त को बचा लिया। मतलब इसमें पूरी स्टोरी बताने की कोशिश की है। वो डार्सी ने एलिज़ाबेथ को लेटर लिखा और उसमें 2-3 चीज़ों को बताया कि फर्स्टली तो वो उसने हरगिज़ बेंगले को जेन से शादी करने से इनकार नहीं किया, और दूसरा हरगिज़ उसका ये मकसद नहीं था कि उनके ख़ानदान को तंग करे। शुरू में तो एलिज़ाबेथ डार्सी के इन दुआओं को मानने से इनकार कर देती है, मगर ये सोचती है कि हालात वाकई डार्सी के दावों को तस्दीक करते हैं। एलिज़ाबेथ को एहसास होता है क्योंकि वो डार्सी के खिलाफ तसब करने लगती है, तभी उसने वेकम के तमाम तर बातों का इतराफ़ कर लिया। जल्दी से घर वापस आ जाती है। रास्ते में जेन को भी अपने साथ ले आती है। बेनेट की बेटियां परेशान होती हैं क्योंकि फ़ौजियों के मिला शिया जल्द ही मेरिटन के इलाके छोड़ जा रही हैं। ताम लेडिया ये मनसूबा बनाती है कि मिस्टर कर्नल फोस्टर और उसकी बीवी के पास उनकी दावत पर जाकर रहेगी। एलिज़ाबेथ अपने वालिद से कहती है कि वो लेडिया को मत जाने दे, क्योंकि जानती है उसकी बहन की खलंदरी फितरत को ही और गुल खिलाएगी। ताहम मिस्टर बेनेट एलिज़ाबेथ की बात को मानने से इनकार करते हैं। लेडिया को मिस्टर कर्नल फोस्टर के साथ जाने की इजाज़त दे देता है। एलिज़ाबेथ भी गार्डन्स के यहाँ छुट्टियों पर चली जाती है। रास्ते में उनका पहला स्टॉप पेम्बरले में होता है। वो ये जगह है जहाँ डार्सी का माल और जदाद है। गार्डनर इस इलाके का टूर करना चाहता है और एलिज़ाबेथ को जानकर खुशी होती है कि फ़िलहाल डार्सी कहीं गया हुआ है। इस जदाद का विज़िट करते हुए मुलाजमीन डार्सी के अच्छे इंसान होने की तारीफ़ करते हैं। इसमें भी मतलब डार्सी के बारे में बताया जाता है और वो बेनेट की जो फैमिली है, उसकी बेटियां मुसलसल परेशान हैं। और इसमें ये एक पॉइंट भी ऐड होता है कि वहाँ जो फ़ौजी उनके एरिए में आए हुए थे, मिसिस बेनेट को के माइंड में ये आइडिया था कि उन फ़ौजियों में से 1-2 फ़ौजी उन लड़कियों की शादी उन फ़ौजियों से हो जाएगी, लेकिन वो भी जाने लगे। इस वजह से वो परेशान होने लगे। उसके बाद जब पेम्बरले के बाग में उनकी मुलाकात डार्सी से होती है, जो कुछ देर पहले आ चुका है। हैरत किया तक डार्सी का एलिज़ाबेथ के साथ रवैया इच्छा मुबताना होता है। एलिज़ाबेथ डार्सी कहती है कि उसकी बहन जॉर्जियाना से मिलना चाहती है। अगले दिन डार्सी और जॉर्जियाना एलिज़ाबेथ मिलने के लिए आ जाते हैं। वहाँ बेंगले भी आ जाता है और दौरान एलिज़ाबेथ के साथ होता है मिस्टर बेंगले अभी जेन से प्यार करता है और उसकी चाहत में कोई कमी नहीं हुई। डार्सी के विज़िट के बाद एलिज़ाबेथ और मिस्टर गार्डनर को भी पेम्बरले के इलाके में दोबारा मिलने जाती है, मगर इस बेंगले ने बहन फिर एलिज़ाबेथ से बहुत बदतमीज़ ना रवैया अख्तियार। इसमें बताया जाता है कि डार्सी की मुलाकात एलिज़ाबेथ से फिर होती है और उसी दौरान वो अपनी बहन से मिलवाता है डार्सी, लेकिन डार्सी की बहन का रवैया एलिज़ाबेथ के साथ अच्छा खासा बुरा है, अच्छा नहीं है। एक सुबह जेन को एक ख़त मसूल होता है जिसमें खबर मिलती है कि लेडिया विकम भगा के ले गया है। जिन एलिज़ाबेथ को कलवाना भेजती है कि फ़ौरन वापस आ जाए। बेनेट का खानदान वापस, क्योंकि मिस्टर बेनेट ये जानता है कि विकम एक बाज़रफ इंसान है जो लेडी की तार कर देगा, इसी शादी भी नहीं करेगा। जो ही जेन से आने वाला ख़त एलिज़ाबेथ पढ़ रही है, इस लम्हे डार्सी भी आ जाता है और पूछते हैं कि ये क्या हुआ सब कुछ। ताहम डार्सी को कुफ़त होती है क्योंकि उसने कुछ भी सबके सामने विकम की फितर का खुलकर इजहार नहीं किया था। एलिज़ाबेथ और गार्डनर वापस लॉन्गबोर्न पहुंचते हैं
जहां मिस्टर बेनेट ने अपने आप को एक कमरे में बंद किया। अगले दिन मिस्टर गार्डनर लंदन रवाना हो जाता है मिस्टर बेनेट के साथ शरीक होने के लिए, जबकि मिस्टर बेनेट पहले ही से लंदन में लिडिया की तलाश में है। कई दिन की बेसुध कोशिश के बाद मिस्टर बेनेट वापस घर आ जाता है और मिस्टर गार्डनर इस तलाश को जारी रखता है। उसके बाद बहुत जल्द मिस्टर गार्डनर की तरफ से एक ख़त मौसूल होता है कि लिडिया वेकम मिल गए हैं और ये कि लिडिया शादी कर लेगा और मिस्टर बेनेट अपनी जायदाद का हिस्सा लिडिया को दे दे जो इसका हक बनता है, वरना क्योंकि इस पर कब्ज़ा है वो जब तक कर्जा नहीं उतरता लिडिया से शादी नहीं करेगा। ताहम मिस्टर बेनेट ये समझता है कि लिडिया और वेकम की शादी के लिए मिस्टर गार्डनर ने ज़रूर वेकम को पैसे दिए होंगे। शादी के बाद लिडिया वेकम लॉन्गबोर्न आते हैं। लिडिया को अपने किए कोई शर्मिंदगी नहीं था, मिस्टर बेनेट खुश है और उसकी एक बेटी की तो चली शादी होगी। इसमें मतलब लिडिया और वेकम के भागने की बात हो रही है कि लिडिया वेकम के साथ भाग जाती है और जब उसकी मदर को मिसिस बेनेट को पता चलता है तो वो बहुत परेशान है। वो इस वजह से परेशान है कि मिस्टर जो वेकम है वो अच्छा लड़का नहीं है और वो उससे शादी भी नहीं करेगा और उसकी इज्जत भी पामाल करेगा। तो नेक्स्ट एलिज़ाबेथ को लिडिया के ज़बानी मालूम होता है कि उनकी शादी में डार्सी भी मौजूद था। हैरत के आलम में एलिज़ाबेथ मिस्टर गार्डनर को कत्ल की तस्लील तरफ करती है। मिस्टर गार्डनर बताती है कि दरअसल डार्सी ही था जिसने लिडिया वेकम तलाश की और वेकम को पैसे देकर लिडिया से शादी करने पर राज़ी किया। मिस्टर गार्डनर को ये लिखती है उसने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि डार्सी को एलिज़ाबेथ से बहुत मोहब्बत है। इस दौरान मिस्टर बेंगली और डार्सी वापस नीदरफील्ड के इलाके में आ जाते हैं। अब तो एक बहुत ज़्यादा मुलाकातों के लॉन्गबोर्न के इलाके में सिलसिले शुरू हो जाते हैं। बेंगली जेन को प्रपोज़ करता है और जेन मुस्कुराते हुए उसकी ये ऑफ़र कबूल कर लेती है। सब लोग बहुत खुश हैं। इस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट चीज़ ये डिस्कस की गई है कि डार्सी ही असल वजह है जिसकी वजह से विकम ने लिडिया के साथ शादी की, उसने उसको पैसे दिए थे। इस दौरान डार्सी अपने किसी काम के सिलसिले में लंदन चला जाता है। जब डार्सी चला जाता है तो लिडिया की तरह लॉन्गबोर्न आ जाती है। कहती है कि अफवाह फैली है कि डार्सी एलिज़ाबेथ से शादी कर रहा है। लिडिया का तराइन एलिज़ाबेथ को डार्सी के प्रपोजल मानने से इनकार करती है। एलिज़ाबेथ को कोई भी वादा करने से इनकार करती है। लेडी का तराइन बहुत ज़्यादा परेशान में चली जाती है। अपने काम से वापसी के बाद एक दिन डार्सी एलिज़ाबेथ को बताता है कि उसकी मोहब्बत में एलिज़ाबेथ के लिए कोई कमी नहीं आई। डार्सी एलिज़ाबेथ एक घंटों बैठे बातें करते हैं और डार्सी अपने मगरूर रवैये को तस्लीम करता है। कहता है कि शायद उनका क्लास के फ़र्क की वजह से ऐसा हो। ताहम एलिज़ाबेथ भी तस्लीम करती है कि उसने डार्सी गरूर की वजह से अपने जहन में उसके तसव्वुर के लिए पैदा कर लिया। तो मतलब स्टोरी एंड होने को है, काफ़ी बातें क्लियर हो चुकी हैं। दोनों जोड़े शादी कर लेते हैं। एलिज़ाबेथ डार्सी पेम्बरले में रहते हैं 1 साल तक। नीदरफील्ड में रहने के बाद जीन और बेंगले के नज़दीक रहते हैं। कैटी अपनी ज़्यादातर वक़्त अपनी बहनों के साथ सर्फ करती है। उसकी तालीम किरदार बहुत बेहतर होने लगते हैं। मैरी अपनी माँ के साथ घर पर रहती है। मिस्टर बेनेट खुश है, उसकी 2 बेटियों की खुशगवार अंदाज में शादी होगी। मिस्टर बेनेट भी अपनी बेटियों की शादी में बहुत खुश हैं। तो इस पूरी कहानी में जो राइटर ने जेन ऑस्टन ने बताने की कोशिश की है, शादियों के बारे में डिस्कस किया है। मतलब फैमिलीज़ में ये इश्यूज़ होते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और लंदन में जो ये इशू था कि अगर बेटियों की शादी नहीं होती तो उनकी जो जायदाद है वो किसी और को मिल जाती है और उनकी जायदाद का हिस्सा बेटियों को नहीं मिलता। इसलिए मिसिस बेनेट हर लिहाज से परेशान थी। तो इसी तरह डिफरेंट कैरेक्टर इसमें डिपिक्ट हुए। डार्सी, विकम, एलिज़ाबेथ, विकम, लिडिया और इन दोनों का भाग जाना और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इस स्टोरी का एंड ये होता है कि उसकी 2 बेटियों की शादी हो जाती है और मिस्टर विकम की लिडिया के साथ और जो एलिज़ाबेथ है उसकी डार्सी के साथ। तो इसी तरह इस कहानी का ख़त्म हो जाता है। मतलब बाकी जो छोटी उसकी बेटियां हैं वो खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। तो इस लिहाज से एंडिंग अच्छी हो जाती है मिसिस बेनेट और मिस्टर बेनेट कोई बेटियों के लिहाज से।
मतलब इस दौरान काफ़ी बातें भी होती हैं। डार्सी की जो बहनें होती हैं वो एलिज़ाबेथ इनको बुरा भला भी कहती हैं, उनका उसके साथ रवैया अच्छा भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। उसके साथ साथ बेकम जो लिडिया को लेकर भाग जाता है तो ये एक बुरा इम्पैक्ट उनकी फैमिली पर डालता है। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट इवेंट है। एट लास्ट ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग है। नॉवल ये हैप्पी एंडिंग है। इसमें जस्ट शादियों के बारे में जेन ऑस्टन ने डिस्कस किया और डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट जो एटीट्यूड है उसको डिस्कस करने की कोशिश की। इसमें जो मेन जो कैरेक्टर्स है उसमें जो मिस्टर बेनेट, मिसिस बेनेट और उसकी 5 बेटियां जेन, एलिज़ाबेथ एंड किटी, उसके अलावा मिस्टर वेकम है, कॉलिंस है और डार्सी जो इसमें मेन कैरेक्टर है। उनकी बेटियों में से सबसे बड़ी जेन बेनेट थी, एलिज़ाबेथ बेनेट सेकंड पे, मैरी बेनेट थर्ड पे, कैथराइन बेटी जिसे कैटी भी कहते हैं फोर्थ पे, लिडिया बेनेट फिफ्थ पे। और जो कैरेक्टर्स में थे जॉर्ज विकम था, मिस्टर कॉलिंस था, डार्सी था और चार्ल्स बेंगले था, जिनका आगाज़ स्टोरी के स्टार्ट में होता है। तो इसी तरह ये स्टोरी मुकम्मल होती है और इस स्टोरी में राइटर ने शादियों के बारे में डिस्कशन की है और कुछ कैरेक्टर्स के गुरूर और तकब्बर को हाईलाइट किया है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से।